हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशा स्टडी सेंटर। आज हम लोग कैलकोलिथिक फार्मिंग कल्चर का एनसीईआरटी क्वेश्चन देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकोलिथिक पहला क्वेश्चन है, कैलकोलिथिक अवस्था का सही अर्थ क्या है? कैलकोलिथिक अवस्था का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ सही अर्थ क्या हो जाएगा? पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था को कैलकोलिथिक अवस्था कहते हैं। इसका डिस्कशन देखेंगे। धातु में सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ था, ये तो सभी लोग जानते हैं। कई संस्कृतियों का जन्म पत्थर और तांबे के उपकरणों के साथ प्रयोग हुआ है। इन संस्कृतियों को ताम्रपाषाण कैलकोलिथिक कहते हैं, जिसका अर्थ है कि पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की कौन सी श्रृंखलाएं पाई गई है? तिथि क्रम की दृष्टि से भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की कौन सी श्रृंखलाएं पाई गई है? तो पहला है प्राक हड़प्पीय सभ्यता, ये भी पाई गई है। दूसरा है हड़प्पा संस्कृति के समकालीन, ये भी पाया गया है। तीसरा है हड़प्पा ये भी पाया गया है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कालक्रम भारत के अनुसार भारत में हड़प्पा की कांस्य युगीन संस्कृति पहले आती है और अधिकांश ताम्र का पाषाण युगीन संस्कृति बाद में। हालांकि तकनीकी दृष्टि से ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा काल से पहले होनी चाहिए, अतः विकल्प डी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताम्रपाषाण संस्कृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन इसमें दिया गया है, कथन 1 और कथन 2। तो कथन 1 देखेंगे, इनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड है, ये सही है। दूसरा देखेंगे, दूसरा कथन, ये मृदभांड आमतौर पर लाल रंग पर काले रंग का चित्रित है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सी। डिस्कशन देखेंगे इसका। ताम्रपाषाण संस्कृतियों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि उनके विशिष्ट प्रकार के चित्रित मृदभांड। सभी संस्कृतियों के लोग आमतौर पर लाल रंग पर काले रंग से चित्रित मिट्टी के बर्तन यानी कि मृदभांडों का प्रयोग करते थे, अतः विकल्प सी सही है। अगला क्वेश्चन है, किन हड़प्पाई अंचलों के स्थलों को प्राक हड़प्पीय स्तर के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, कोटद्जी और बनवाली, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित क्षेत्रों में से भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों में पाई गई है। ताम्रपाषाण बस्तियां क्षेत्र भारत के किस क्षेत्रों में पाया गया है? पहला दक्षिण पूर्वी राजस्थान, ये भी पाया गया है। दूसरा पश्चिम मध्य प्रदेश, इसमें भी पाया गया है। तीसरा पश्चिम महाराष्ट्र, यहाँ भी। चौथा दक्षिण पूर्वी भारत, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, 4। इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत में ताम्रपाषाण बस्तियां मुख्यतः 4 भागों में विभाजित थी। पहला दक्षिण पूर्वी राजस्थान, दूसरा है पश्चिमी मध्य प्रदेश, तीसरा है पश्चिम महाराष्ट्र, चौथा है दक्षिण पूर्वी भारत, अतः विकल्प डी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ताम्रपाषाणिक संस्कृति के संदर्भ में सबसे विस्तृत उत्खनन किस क्षेत्र में हुआ? मतलब सबसे विस्तृत उत्खनन किस क्षेत्र में हुआ था? तो किस क्षेत्र में हुआ था? पश्चिमी महाराष्ट्र में। जोरे संस्कृति का विस्तार किस प्रदेश में है? तो किस प्रदेश में है जोरे संस्कृति का विस्तार? तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला के जोरवे गांव के नाम पर हुआ है। यहाँ पे तांबे और निम्न श्रेणी के कांस्य का इस्तेमाल किया गया है जोरे संस्कृति में। ईसा पूर्व 1400 से 700 के आसपास की जोरे संस्कृति विदर्भ के कुछ भाग तक कोंकण के तट प्रदेश के छोड़ सारे महाराष्ट्र में फैली थी। निम्नलिखित बस्तियों पर विचार करें। किन बस्तियों का विस्तार जोरे संस्कृति से है? इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से कहा गया है किन बस्तियों का विस्तार जोरे संस्कृति से है। तो कौन कौन सा बस्ती है? प्रकाश, ये भी हो जाएगा। इनाम गांव, ये भी हो जाएगा। दयामाबाद, ये भी हो जाएगा। और चंदौली, ये भी हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल सब। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। प्रकाश, दयामाबाद और इनाम गांव जैसे जोरे संस्कृति की सुप्रसिद्ध बस्तियां हैं।
इनमें से सबसे बड़ी बस्ती दायमाबाद है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 20 हेक्टेयर है। चंदौली का संबंध भी जोरवे संस्कृति से है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जो निम्नलिखित में से जोरवे संस्कृति के कौन से स्थल नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गए थे? कौन से स्थल नगरीकरण की अवस्था तक पहुंच गए थे? तो दायमाबाद भी है और इनाम गांव भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कैथा संस्कृति का विकास किस नदी तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ है? तो किस नदी और उसकी सहायक नदी है? तो चंबल। कैथा संस्कृति की बस्तियां संख्या की दृष्टि से बहुत कम है और अधिकतर चंबल और उसकी सहायक नदियों में पाई गई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस ताम्रपाषाण संस्कृति को तांबा वाली जगह के नाम से जाना जाता है? तो आहार का प्राचीन नाम ताम्रवती अर्थात तांबा वाली जगह है। यहाँ पर कई सपाट कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ और पत्थरें मिली हैं जो सभी तांबे की है। अतः विकल्प डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। कथनों पर विचार करें। पहला कथन है आहार में सूक्ष्म पाषाण औजारों का इस्तेमाल नहीं होता है। सत्य कथन का चयन करना तो सही है। कथन 2 आहार के लोग काले रंग के बर्तन को मानते थे जो सफेद डिजाइनों से सजे होते थे। ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाण बस्ती आहार संस्कृति के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? तो आहार ये भी नहीं आता है, बालाथाल ये भी नहीं है, सोनगांव ये भी नहीं है और गिलुंद ये भी नहीं है। सॉरी आहार है, गिलुंद है, बालाथल है और सोनागांव नहीं है। ये भी एक गलत है, ये नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चमकीले लाल मृदभांड किस संस्कृति की पहचान है? तो प्रभास और रंगपुर ये दोनों का पहचान है। प्रभास और रंगपुर के मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृति से लिए हुए हैं, लेकिन उनकी सतह चमकदार है, जिसकी वजह से उन्हें चमकीले लाल भांड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर। किस बस्ती को मालवा संस्कृति के अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो हो जाएगा नासिक। इसका आंसर हो जाएगा नासिक। मालवा संस्कृति की प्रमुख बस्तियां नवादा टोली, एरन एवं नागदा है। नागदा टोली का क्षेत्रफल लगभग 10 हेक्टेयर है, जो कि देश की सबसे बड़ी ताम्रपाषाणिक बस्ती में से एक है। नागदा की एक कच्ची ईंटों की क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी ताम्रपाषाणिक बस्ती हड़प्पा तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गणेश्वर। गुनेश्वर के जमाव को 2800 से 2200 की ईसा पूर्व माना जाता है, इसीलिए इसकी बहुत सी वस्तुएं परिपक्व हड़प्पा संस्कृति से पूर्व की है। गणेश्वर हड़प्पा को तांबे की वस्तुओं की आपूर्ति करता था, पर उन्हें हड़प्पाई से कोई खास तो प्राप्त नहीं होता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है गेहूं और जौ की खेती मालवा के क्षेत्र में की जाती थी। ये सही है। कथन 2 है लगभग सभी ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां काले मिट्टी वाले प्रदेशों में पनपी और फूली फली। ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों हो जाएगा इसका आंसर। देखिए गेहूं और जौ की खेती मालवा क्षेत्र में की जाती थी। चावल इनाम गांव और आहार के स्थलों में पाए गए हैं। लगभग सभी ताम्रपाषाण संस्कृति काली मिट्टी वाले प्रदेश में पनपी और फली फूली, अतः विकल्प सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाणिक स्थल जाजपीपला किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। ताम्रपाषाणिक स्थल राजपीला गुजरात में स्थित है, जो ताम्रपाषाण
कालों के उपरांत व्यक्त रूप से जाना जाता था। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। इसमें गलत कथन का चयन करना है, बाकी सब सही दिया गया है। पहला है ताम्रपाषाणी के लोग व्यापार हेतु ट्रेडमार्क का प्रयोग करते थे, ये सही है। कंगन और चूड़िया को बनाने के में सीपियाँ कड़ियों का इस्तेमाल होता था, ये भी सही है। ताम्रपाषाणी के लोग युद्ध और साम्राज्य विस्तार हेतु जाते थे, नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ताम्रपाषाणी बस्तियाँ बड़ी बस्तियाँ ताम्रपाषाणी व्यापार एवं वस्तु विनिमय की प्रमुख मंडियाँ थी, ये सही है, ये भी सही है। सी नंबर गलत है। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस देवी देवता की पूजा ताम्रपाषाणी के लोग करते थे? तो मातृ देवी इसका करते थे, लक्ष्मी का भी करते थे और रुद्र का भी करते थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, मालवा संस्कृति के एक विशाल संचय पात्र पर मातृ देवी की आकृति उड़ाव डिजाइन में अंकित है। इसी प्रकार बेला फिडिल की आकृति शायद शिवस जैसी है, जो धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक है। एक पात्र पर चित्रित डिजाइन में एक देवता को उसके अस्त व्यस्त बालों के साथ दिखाया गया, जिससे परिवर्तन काल के रुद्र का स्मरण होता है। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ताम्रपाषाणी मृतक समाधान विधियां को उसके क्षेत्र के आधार पर मिलाएं। इसको मिलान करना है तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा उत्तर दक्षिण के सिद्ध में, दक्षिण भारत हो जाएगा पूर्व पश्चिम के सिद्ध में, पश्चिम भारत हो जाएगा संपूर्ण समाधान, पूर्वी भारत हो जाएगा आंशिक समाधान। कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2। कथन 1 है ताम्रपाषाणी समाज में असमानता आरंभ हो चुकी है, ये सही है। नहीं ये गलत है, इसमें सत्य कथन का चयन करना है, तो ये गलत है। कथन 2 कुछ बच्चों के गले में तांबे के मनकों का हार पहना होकर दफनाया गया है, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा न तो 1 सही है और नहीं 2 सही है। इसका डिस्कशन देख लेंगे। ताम्रपाषाणी बस्ती में ढांचों में शव संस्कार विधि दोनों से पता चलता है कि ताम्रपाषाणी समाज में असमानता आरंभ हो चुकी थी। पश्चिमी महाराष्ट्र के चंदौली और नेवासा बस्तियों में पाया गया है। कुछ बच्चों के गले में तांबे और मनकों का हार पहनाकर उन्हें दफनाया गया है, जबकि अन्य बच्चों की कब्रों से समान तौर पर उन्हें कुछ बर्तन मात्र ही हैं। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ताम्रपाषाणी कालीन स्थल किस स्थल पर प्रशस्त फलक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो गिलुन से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। गिलुन क्या है? गिलुन में तांबे के टुकड़े मिलते हैं। यहाँ एक प्रकार प्रशस्त फलक का उपयोग पाया गया है, अतः विकल्प 20 सत्य होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। एकमात्र ताम्रपाषाण कालीन स्थल जहाँ से सोने के आभूषण के साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से मिला है? तो जोरवे संस्कृति से मिला है। सोने के आभूषण बहुत ही दुर्लभ थे और केवल जोरवे संस्कृति में ही पाए गए हैं। हालांकि कान का एक आभूषण प्रभास से भी प्राप्त हुआ है, अतः विकल्प ए सत्य है। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस ताम्रपाषाणी स्थल पर ताम्र निधियों का सबसे बड़ा संचय पाया गया है? तो गुंगेरिया से पाया गया है। कहाँ से पाया गया है? गुंगेरिया से पाया गया है। ताम्र निधियों में से लगभग आधे गंगा यमुना दोआब में केंद्रित है। सबसे बड़ा संचय गुंगेरिया मध्य प्रदेश में से प्राप्त होता है, जिससे तांबे की 424 वस्तुएं और चांदी की 102 पतली चादरें मिली हैं। इसको मिलान करना है। इसका देखेंगे। नसीरपुर हरिद्वार हो जाएगा, राजपुर परसू मेरठ हो जाएगा, बिसौली हो जाएगा बदायूं और बहरिया हो जाएगा शाहजहांपुर। ताम्रपाषाण कालीन स्थल है और वर्तमान क्षेत्र है। अगला 27 नंबर क्वेश्चन। चित्रित मृद भांडों का इस्तेमाल सबसे पहले किस संस्कृति के लोगों ने किया? तो किस संस्कृति के लोगों ने किया? तो ताम्रपाषाण कालीन लोगों ने किया। देखिए इसका डिस्कशन देखते हैं। सभी ताम्रपाषाण समुदाय चाकों पर बने काले और लाल मृद भांड का प्रयोग करते थे। उनके विकास की पराकाष्ठ अवस्था को देखते हैं हम पाते हैं कि चित्रित मृद भांडों का सबसे पहले इस्तेमाल करने वाले ताम्रपाषाणी के लोग ही थे।
कथन दिया हुआ है 28 नंबर, कथन 1 और कथन 2। कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चुनाव करना है। ठीक है। कायथा इनाम गांव में किले वन ताम्रपाषाणिक बस्तियां पाई गई है, यह सही है। दूसरा कथन है ताम्रपाषाणिक लोगों ने नवपाषाण लोगों की अपेक्षा बड़े गांव बसाए और बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन करते थे, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। 29 नंबर भी कथन है, कथन 1 और कथन 2। इसमें क्या कहेगा, सत्य कथन का चयन करना है। ताम्रपाषाणिक युग के लोग दिखने में कला जानते थे, नहीं, ये गलत है। ताम्रपाषाण युग के लोग काष्ठ बनाना जानते थे, ये भी गलत है। दोनों गलत है। ताम्रपाषाण युग के लोग तांबे में टीन को मिश्रित करके सोना नहीं बनाना जानते थे, कांसा बनाना नहीं जानते थे, जो कि तांबे से अधिक मजबूती और उपयोगी होता था। कांसे के औजार के इस्तेमाल मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी के प्राचीनतम सभ्यताओं के विकास की सबसे बड़ी मिली थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है शायद। ताम्रपाषाण की बस्तियां सत्य कथन का चयन करने, इसमें कौन सा कथन असत्य है। ताम्रपाषाण स्थलों में कृषि कार्य हेतु हल एवं फावड़े का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता था, एक कथन बिल्कुल गलत है। दूसरा कथन है डी नंबर, ताम्रपाषाण स्थल के लोग केवल झूम खेती तक ही सीमित थे, बिल्कुल सही है। सी नंबर, ताम्रपाषाण स्थल के लोग सूत काटना जानते थे और वे वस्त्र निर्माण से परिचित थे, ये भी सही है। डी है, ताम्रपाषाण के लोग वस्तुओं का पूरा लाभ नहीं ले पाए, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, एक नंबर गलत है। देखिए, ताम्रपाषाण स्थलों में हल एवं फावड़ा नहीं पाया गया है। वे अपनी जमीन खोदने वाले डंडे डिडिंग स्टिंग में पत्थर का छिद्रित चाक का दबाव के लिए लटका देते थे, जिसकी सहायता से कृषि कार्य करते थे, और इसमें ताम्रपाषाण युग के लोग झूम खेती कर पाता थे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ऐसा स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।